हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। इस मूवी में लीड रोल में है मनोज वाजपेयी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है दिल्ली 2013 से, जहां हम देखते हैं एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रही है। रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है। सामने बैठी लेडी इंस्पेक्टर अपने सीनियर को मैसेज करती है कि सर केस आया है जो कि हाई प्रोफाइल है। इस पर सीनियर रिप्लाई देता है कि क्राइम क्या है। लेडी जवाब में लिखती है रेप ऑफ माइनर। इंस्पेक्टर का रिप्लाई आता है ओके, एफआईआर कर लो और लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाओ। अब हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम नू सिंह है, जो कि बाबा के वृंदावन वाले आश्रम में पढ़ती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उस पर वार्डन इसे कहती है कि तुम पर भूत प्रेत का साया है, तुम्हें बाबा से मिलना पड़ेगा। और जब ये बाबा से मिलने गई तो बाबा ने इसके साथ गलत काम किया, इसको गलत जगह टच किया। एफआईआर होने के बाद पुलिस बाबा के आश्रम जाती है और बाबा को अरेस्ट कर लेती है, जिससे कि जो बाबा के समर्थक होते हैं वो भड़क जाते हैं। अब ये केस जाता है जोधपुर हाई कोर्ट में, जहां लड़की का वकील कहता है कि बाबा को 15 दिन की कस्टडी में भेजा जाए। इस पे बाबा का वकील कहता है कि दिल्ली पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन के बाबा को अरेस्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि जोधपुर पुलिस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और तब तक बाबा को बेल दी जाए। लेकिन कोर्ट का फैसला लड़की की तरफ आ जाता है और बाबा को 15 दिन की कस्टडी में भेज दिया जाता है। इस पे बाबा का बेटा बाबा के वकील शर्मा को कॉल करता है कि तुम बाबा को बेल नहीं दिला पाए। शर्मा कहता है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बेल मिलना इतना आसान नहीं होता, मुझे 15 दिन का टाइम दो, बेल हो जाएगी। इसके बाद हम नू की फैमिली को देखते हैं, जहां उनका वकील उनसे कहता है कि जल्दी नू बिटिया को इंसाफ दिलाएंगे। वो इन्हें मिठाई भी खिलाता है क्योंकि बाबा अभी जेल में है और ये इनकी पहली जीत है। नू का पिता वकील से चार्जशीट की कॉपी मांगता है, पर वकील कुछ बहाने करके बात को टाल देता है। अब बाहर जाकर ये वकील किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और इसकी बातों से पता चलता है कि ये वकील भी बाबा के साथ मिला हुआ है, जिसके लिए इसने करोड़ों की डील साइन की है। ये सब बातें नू का पिता सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ हमें धोखा ही मिलने वाला है। इस पे नू की फैमिली पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उनका वकील बाबा के साथ मिला हुआ है। तो यह पुलिस वाले उनको पीसी सोलंकी का नाम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ये केस सिर्फ पीसी सोलंकी लड़ सकता है, वो एक बहुत ईमानदार वकील है। तो नू की फैमिली पीसी सोलंकी के पास जाती है, उन्हें सब कुछ बताती है इस केस के बारे में कि कैसे नू का पेट दर्द हुआ और वार्डन ने ये कहकर बाबा से मिलने के लिए भेजा कि इस पे भूत प्रेत का साया है। जब ये बाबा से मिलने गए तो बाबा ने सिर्फ नू को अपने रूम में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। बाबा ने उसे कहा कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेरी भक्त बन जाओ, बड़े बड़े लोग मेरी पैर की धूल चाटते हैं। ये सब लिखते हुए पीसी सोलंकी के भी हाथ कांपने लग गए थे। उसे ये एहसास हो गया था कि एक 16 साल की बच्ची को कैसा लग रहा होगा। पीसी सोलंकी बच्ची के दर्द को अच्छे से समझ सकता है। ये देख के इसके पेरेंट्स को भी लगा कि यही इस केस के लिए बेस्ट वकील हैं। वो सोलंकी से उसकी फीस पूछते हैं। इस पे सोलंकी कहता है कि बिटिया की इस्माइली मेरी फीस है। अब सोलंकी नू की फैमिली से कहता है कि इस केस में तुम्हें बहुत कुछ झेलना होगा, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, तभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अब कोर्ट में अगली हियरिंग होती है और इस बार लड़की की ओर से वकील है पीसी सोलंकी। यहाँ बाबा का वकील शर्मा कोर्ट में कहता है कि जिस दिन ये सब हुआ उस टाइम ये लड़की 18 साल की थी। ये एक बालिग थी क्योंकि दयानंद स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से उसका डेट ऑफ बर्थ 1994 है और 1994 के अकॉर्डिंग नू अभी 18 साल की हो चुकी हैं। लेकिन पीसी सोलंकी कहता है कि जब इसकी एफआईआर हुई थी तब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और रूल के हिसाब से अगर कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट हो तो फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं जाता। और नू के पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ 1996 है। तो जज इस बार बाबा की बेल को खारिज कर देता है। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि बाबा की ओर से अब इस केस को बहुत ही जाने माने वकील राम चंदवानी लड़ेंगे और राम चंदवानी ने अपने पूरे करियर में अभी तक एक भी केस नहीं हारा है। पीसी सोलंकी और उनका असिस्टेंट बिट्टू दोनों राम चंदवानी के बहुत बड़े फैन होते हैं। अब राम चंदवानी कोर्ट में कहता है कि यह केस बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि एफआईआर होने से पहले ही लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, लॉ के अगेंस्ट है। ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी गलती है और इस पर सोलंकी उन्हें पॉस्को के बारे में बताता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। और उस एक्ट के तहत ये साफ कहा गया है कि अगर लड़की के साथ एक महिला ऑफिसर हो तो एफआईआर से पहले भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। और इसी तरह अपनी होशियारी और चालाकी से सोलंकी इस बार भी हियरिंग को जीत जाता है और बाबा को इस बार भी बेल नहीं मिलती। अब सोलंकी लगातार जीत रहा होता है। ये देखकर कुछ लोग उसे पैसों का भरा हुआ बैग देते हैं जिसमें 20 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन सोलंकी कहता है कि ना तो मुझे पैसों की जरूरत है और ना ही मेरे परिवार को,
और वो उन पे गुस्सा करके उन्हें यहाँ से भगा देता है। अब अगले दिन फिर जोधपुर कोर्ट में हियरिंग होती है, जहाँ राम सज्जन नाम का एक आदमी, जो कि पहले बाबा के ही आश्रम में काम किया करता था, वो कहता है कि मैंने भी बाबा को एक बार लड़कियों के साथ बुरी हरकत करते हुए देखा है, और ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर बाबा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं की। फिर नू का फादर कटघरे में आकर कहता है कि मैं काफी टाइम से बाबा को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने उनके लिए आश्रम भी बनवाया है और अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा हमेशा बाबा को देता हूँ। फिर नू को बुलाया जाता है। शर्मा उससे पूछता है कि आप बाबा को कब से जानती हो। इस पे नू कहती है कि जब मैं 10 साल की थी तब से पापा मुझे आश्रम ले जाया करते थे। यहाँ शर्मा नू से और भी सवाल पूछ के उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर सोलंकी ये सब नू को बता चुका होता है, उसे बोल चुका होता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी, और नू वैसा ही करती है। फिर कुछ लोग बाबा के बेटे पर भी केस कर देते हैं और बाबा का बेटा फरार हो जाता है। अब बाबा की बेल नहीं हो रही होती है, तो बाबा के कुछ लोग विक्टिम्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो एक विक्टिम के फेस पे एसिड डालकर उसे मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब सोलंकी अपने स्कूटर पर जा रहा होता है, कुछ लोग उसका भी पीछा करते हैं। सोलंकी डर जाता है, वो पुलिस को कॉल करता है, और सोलंकी को कुछ नुकसान हो उससे पहले पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और वो बच जाता है। फाइनली 2 महीने बाद पुलिस बाबा के बेटे को भी अरेस्ट कर लेती है। अब अगली हियरिंग में कोर्ट में सोलंकी उस स्कूल की प्रिंसिपल से सवाल करता है जहाँ के डॉक्यूमेंट्स में नू की डेट ऑफ बर्थ 1994 थी, और बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट के बाद सोलंकी ये प्रूव कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट नकली हैं, नू ने तो कभी इस स्कूल में पढ़ाई नहीं की। यहाँ कोर्ट में एक और बंदा गवाही देता है कि हमेशा इसके पास से आश्रम से कोई जड़ी बूटी लेने आता था। वो बोलता है कि मैं ये बातें पहले भी बता चुका था, लेकिन मैं डरता था, और इस बार नू की हिम्मत देख के मैंने भी कोर्ट आने का फैसला किया। अब जब सब कोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं, तभी एक बंदा हाथ में बंदूक लेकर गोली चलाता है, और ये गोली सीधा उसी आदमी को लगती है जिसने अभी कुछ देर पहले कोर्ट में गवाही दी थी। इसके बाद पुलिस से एक बंदा सोलंकी को कॉल करता है और उसे अपने और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बोलता है। वो उसे पुलिस स्टेशन भी बुलाता है, जहाँ एसपी सोलंकी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की बात करता है। अब हम देखते हैं कि नू सोलंकी के पास आकर बोलती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई गलती की है, लेकिन सोलंकी उसे बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करता है। अब फिर से एक बार कोर्ट की हियरिंग बताई जाती है, और इस बार शर्मा शुरुआत से स्टेटमेंट सुनता है। वो शुरू से वापस कैलकुलेशन करता है कि नू के साथ क्या क्या हुआ था। शर्मा नू से पूछता है कि कमरे का नक्शा कैसा था, कमरे में फैन था या नहीं, या बेडशीट जो थी वो किस कलर की थी। इस पे नू जवाब देती है कि बेडशीट काले कलर की थी। तो शर्मा कहता है कि नहीं, बेडशीट काले नहीं, बेडशीट नीले कलर की थी। और फिर शर्मा बताता है कि आज नू ने कोर्ट में जैसा बयान दिया है वैसा बयान उसने एफआईआर के टाइम नहीं दिया था, मतलब नू अपना बयान चेंज कर रही हैं। तो पुलिस वाले बाबा को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तब सोलंकी कहता है कि एफआईआर का मतलब होता है हमको सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और जब ये हादसा हुआ था उस टाइम नू शॉक में थी, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। इस पे नू कहती है कि जिस बंदे को मैंने अपना भगवान माना उसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब दूसरे दिन बाबा का एक और आदमी एक और विटनेस को गोली मार देता है, और इन्हीं सब हादसों को देखकर सोलंकी अपने असिस्टेंट को काम से निकाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके असिस्टेंट की जान भी खतरे में आ जाए। अब दूसरी सुनवाई में वेंकटेश्वर स्वामी नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर बाबा के हक में लड़ने को आता है, लेकिन कोर्ट में वेंकटेश्वर स्वामी अपना मुद्दा खड़ा करे उससे पहले ही सोलंकी कहने लगता है कि बाबा जी ने वेंकटेश्वर स्वामी को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी कि वो उनका केस लड़े। वेंकटेश्वर स्वामी अपनी मर्जी से आए हैं, और क्योंकि बाबा ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी थी, इसलिए वेंकटेश्वर स्वामी ये केस नहीं लड़ सकते, और इस पर सोलंकी बहुत सारे प्रूफ भी दिखाता है, ये एक लॉ है। तो फिर जज भी ये बात मान लेता है, वेंकटेश्वर स्वामी बाबा की ओर से केस नहीं लड़ सकता, और इस बार भी बाबा को बेल नहीं मिलती। अब बाबा का केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और बाबा का वकील वहाँ जज साहब से कहता है कि बाबा को कोई मानसिक बीमारी है और इसका इलाज इंडिया से बाहर हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि बाबा का इलाज करवाने के लिए बाबा को बेल दी जाए। तभी सोलंकी की माँ का फोन आता है, वो उससे कहती है कि उनका बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। सोलंकी इस खबर से डर जाता है, लेकिन फिर वह कोर्ट में जाकर आगे एक सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल देता है कि इस सेलिब्रिटी को भी ये बीमारी थी और इसने अपना इलाज इंडिया में ही करवाया है, और बाबा की जो रिपोर्ट है वो 4 साल पहले की है, फिर अचानक ये बीमारी कैसे जाग उठी। तो 4 साल पुरानी रिपोर्ट होने पे जज ये फैसला सुनाता है कि बाबा का फिर से मेडिकल टेस्ट हो, और बाबा को इस बार भी बेल नहीं मिलती। फिर सोलंकी को पता चलता है कि उसका बेटा मिल चुका है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने गया था, और ये केस इतना लंबा चलता है कि साल 2018 आ जाता है, और आज जजमेंट डे का दिन है, मतलब कि आज बाबा के या तो हक में या उनके अगेंस्ट में फैसला सुनाया जाएगा। सबसे पहले बाबा जी का वकील कहता है कि बाबा जी ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह बनवाए हैं। अगर बाबा जी को जेल हो गई तो ये सारी संस्थाएं बंद हो जाएगी, और गरीब बच्चों का क्या होगा, उनका फ्री में इलाज नहीं हो पाएगा, उनको फ्री में पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, और ऐसा नहीं हो इसके लिए बाबा को बेल मिलनी बहुत जरूरी है।
फिर सोलंकी कहता है कि इस केस में बड़े बड़े वकील आए, कभी छोटी बच्ची को एज बढ़ाकर बता गया तो कभी पॉक्स को हटाने की बात की गई। फिर सोलंकी रामायण का एक एग्जाम्पल देता है कि जब प्रभु राम ने रावण का वध किया था तो उस वक्त रावण को मोक्ष नहीं मिला था। रावण ने शिवजी से बहुत तपस्या की, माफी मांगी, लेकिन शिवजी ने रावण को मोक्ष नहीं दिया। माता पार्वती इसके बारे में शिवजी से पूछती हैं कि वह तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है, उसको तुम मोक्ष क्यों नहीं दे सकते, वो तुमसे माफी भी मांग चुका है। तो शिवजी कहते हैं कि गुनाह करने के 3 प्रकार होते हैं। पहला वो जो जाने अनजाने में गुनाह हो और उसकी माफी हो सकती है। दूसरा होता है अति पाप, जिसमें हत्या, अपहरण, रेप होते हैं और इनकी भी माफी हो सकती है। लेकिन तीसरा गुनाह होता है महापाप, जिसकी माफी नहीं होती। अगर रावण ने रावण बन के सीता का अपहरण किया होता तो मैं उसे माफ कर भी देता, लेकिन रावण ने सीता का अपहरण साधु बन के किया और रावण की इसी हरकत की वजह से साधुओं पर उंगली उठेगी। सदियों तक इस पाप का इफेक्ट रहेगा। और बाबा ने भी ऐसा ही पाप किया है, उन्होंने बाबा बन के ये गंदी हरकत की है और इस पर बाबा को लाइफ प्रिजनमेंट की सजा होनी चाहिए, मतलब कि उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। और फाइनली जज बाबा को उम्र कैद की सजा दे देता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है और नू को इंसाफ मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।